तुझसे ना डरूंगा, लाचारी मैं तुझसे ना डरूंगा, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा। बेबसी मैं तुझसे ना डरूंगा, बेचैनी मैं तुझसे ना डरूंगा, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा। निराशाएं मैं तुझसे ना डरूंगा, मायूसी मैं तुझसे ना डरूंगा, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा। बेबसी मैं तुझसे ना डरूंगा, बेचैनी मैं तुझसे ना डरूंगा, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा। पर हिम्मत ना कभी भी हारूंगा, मैं लड़ लूंगा। गम तो मुझको होगा, मैं रो लूंगा। गम तो मुझको होगा, मैं रो लूंगा। दिल तो मेरा टूटेगा, समझ लूंगा। पर अपने अंदर रखो ना कुछ भी, बात कर लूंगा। जो होता है सो हो जाए, हाँ झगड़ लूंगा। ओ पर हिम्मत ना कभी भी हारूंगा, मैं लड़ लूंगा। Good morning, everyone. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। So, कैसे हैं आप लोग? जितने दिख रहे हैं वो तो सब फ्रेश दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को मेरे अलावा सिर्फ दो ही दिख रहे हैं। बाकी सब ने वीडियो ऑफ किया हुआ है। आई रिक्वेस्ट कि अगर कर सकते हो तो वीडियो ऑन कर लो, ताकि मुझे पता चले कौन कौन फ्रेश है। कुछ दिख रहे हैं कि नहा धो के तैयार होके आए हैं, कुछ दिख रहे हैं अभी उठते ही लैपटॉप या फोन के आगे बैठ गए हैं। हाँ, चलो ये भी अच्छा है। अगर हम उठते ही लैपटॉप या फोन के आगे बैठ गए फॉर दिस सेशन, तो वो भी अच्छा है ना, कि उठते ही हमें पता है कि हमें ये काम तो करना ही करना है, आज ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बाकी सब वीडियो ऑन नहीं कर सकते, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का सत्संग। तो सत्संग की बहुत सारी डेफिनेशंस है। एक जो मुझे समझ में आई, अच्छे लोगों का साथ जहां पे हम एक टॉपिक पे बात करें, दैट इज कॉल्ड सत्संग। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट रहती है। अब संडे मॉर्निंग मैं जल्दी तैयार हो जाता हूँ बिकॉज ऑफ दिस सेशन। तो इससे पहले संडे होता था कि थोड़ा लेजी चलता था और आराम से उठ आराम से आते हैं। अब इस सेशन की वजह से ना मैं बिल्कुल टाइमली अपने सारे काम कर लेता हूँ और टाइमली फिर फ्री होके बैठ जाता हूँ कि अब ये सेशन के लिए मुझे फ्री रहना है, ताकि मैं अच्छे से सुन पाऊँ, ध्यान दे पाऊँ क्या टॉपिक चल रहा है। बहुत बार मैंने कोशिश करी कि मैं साथ साथ कुछ और करूं। मैंने किया भी ऐसा बहुत बार, कुछ ऑफिस का काम या कुछ जो बीच में आ जाता है मुझे। ये मेरा संडे ऑफ नहीं होता तो वर्किंग होता है, लेकिन उसमें ना एक दिक्कत हुई, सुना तो मैंने सब कुछ, याद मुझे कुछ भी नहीं रहा।
जब शाम को मैं रिकॉल करने लगा कि आज कॉल पे क्या बात हुई, तो 90% बात मुझे याद ही नहीं थी। तब मुझे एक बात याद आई कि हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। हम बोलते हैं हम मल्टीटास्किंग करते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग में एक ही काम हो पाता है एक टाइम पे। कभी भी दो काम हम नहीं कर पाते। ये मेरे पे तो मैंने प्रूव कर लिया कि नहीं कर सकते। इसलिए अब रूटीन चेंज कर दी कि सुबह थोड़ा और जल्दी काम शुरू करके इस टाइम तक फ्री होके 1.5-2 घंटे जो भी इस कॉल पे लगते हैं, सारा ध्यान यहाँ पे रहे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? क्योंकि जब हम टाइम दे ही रहे हैं, फैसिलिटेटर भी टाइम निकाल रहे हैं, आप लोग भी टाइम निकाल रहे हैं, मैं खुद भी टाइम निकाल रहा हूं, इतना सब वर्किंग आवर लगने के बाद अगर वो चीज समझ में ही ना आए, तो वो सारा वर्किंग आवर वेस्ट हो गया। मुझे वेस्ट नहीं करना। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेरी लर्निंग से कुछ लर्निंग ले लें और ध्यान यहीं पर रखें। डू नॉट जज एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक पे बात हो रही है। उस टॉपिक में शायद 100% चीजें मेरे लिए नहीं होंगी, शायद 10% होगी, 20% होगी, 90% होगी। जितने भी परसेंट बात मेरे लिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कॉल में मुझे कुछ एक ऐसा मिल जाता है जो एंटायर वीक मुझे याद भी रहता है और मैं उसे प्रैक्टिस भी करता हूँ। कभी वो एक हैबिट को लेके होता है, कभी वो एक थॉट को लेके होता है, कभी एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस को लेके होता है, पर मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाता है। तो इसलिए आप ध्यान से सुनो, बिना जज किए। अगर कोई एग्जाम्पल दिए जा रहा है या किसी टॉपिक पे बात चल रही है, तो वो आपको पॉइंट आउट करके नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ हो सकता है। एंड द पर्सन जो ये सेशन लेने वाले हैं, ही इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वाई ही इज वेरी क्लोज? क्योंकि मुझे लगता है इस एंटायर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर मुझे कोई समझता है तो वो है। मुझसे भी ज्यादा मुझे वो समझते हैं। एंड बिलीव मी, जब भी उनके बारे में बात करता हूँ ये लाइन जरूर शेयर करता हूँ, क्योंकि ये लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अगर अचानक से वो मुझसे क्वेश्चन पूछ ले ना कि तरुण, तुम तरुण को जानते हो क्या, तो शायद मैं एक पॉज ले लूंगा बड़ा सा, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि सर जी आपको पता है तरुण कैसा है, तो पॉज नहीं लेंगे, विद इन सेकेंड्स बता देंगे कि मैं कैसा हूं। दैट्स वाई ही इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वो मेरी लाइफ का पार्ट है। मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत चीजें समझता हूँ। बहुत बार लाइफ में, मंथ में, वीक में ऐसा एक मोमेंट आता है जहां पे मुझे लगता है कि यार अंदर का सब कुछ ना बाहर निकालना है। तो मुझे फोन करने की भी अगर टाइम नहीं मिले तो मैं मैसेजेस कर देता हूँ, इतने लंबे लंबे मैसेज। एंड ही इज वेरी काइंड, वो पूरे मैसेज को पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से उसका आंसर भी देते हैं। तो ऐसा कोच मुझे तो हमेशा से चाहिए था। थैंक्स टू यूनिवर्स कि वो मुझे मिले, और हमेशा मैं उनकी गाइडेंस में रहना चाहता हूँ। तो भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब मैं बताऊंगा उन्होंने क्या क्या किया है तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट ही इज वन जिनको कॉर्पोरेट करियर का भी बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, नेटवर्क मार्केटिंग का भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। उसके बाद काउंसलिंग में भी वो बहुत सालों से हैं और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को काउंसिल कर रहे हैं। एंड ही इज अ मैन जो सिर्फ ज्ञान नहीं देते, लॉजिक देते हैं या फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ही इज नन अदर देन माय बिग ब्रदर, माय गुरु कपिल शर्मा जी। शर्मा जी प्लीज कम और आज का सेशन लीजिए और हमें बताइए हमारे बारे में। Thank you, Tarun. Thank you for the lovely introduction. Good morning, everyone. और I hope सब लोग वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। और वीकेंड एंजॉय करने से मतलब ये है कि जो जो चीज़ें करना चाहते हैं वीकेंड के ऊपर वो कर पा रहे होंगे आप। गुड मॉर्निंग साहिबा। सो स्टार्टिंग विद, सबको पहले तो नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, गुड मॉर्निंग संदीप। हम बड़ी सारी चीजें करते हैं हमारे उसके अंदर ना, तो एक ये वाला भी एक ऐसा फेज है जो टिपिकली हिंदू धर्म से या फिर एक सेट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया, जनरली नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा नवरात्रों का फेस्टिवल मनाया जाता है। ये वाला पीरियड बड़ा बाजार भी बड़े, ये फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने का सिग्निफाई भी करता है और शुरू होता है। आज जो टॉपिक है, और नवरात्रों से इसलिए भी शुरू किया बिकॉज बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को
करते हैं फॉलो, बट इवेंचुअली दे लूज द इंटेंट। इंटेंट का मतलब मेन मीनिंग छूट जाता है। इंटरेस्टिंगली ये जो 9 दिन होते हैं, एक्चुअली ये 11 दिन होते हैं। 11 दिन का मतलब भी क्या है समझ लेता हूँ। ऐसे नहीं बोल रहा कि नवरात्रे 11 दिन के होते हैं। जो ये जो फेज होता है, पीरियड होता है 11 दिन का, ये नेचुरली द एनर्जीज आर सो पावरफुल एट दिस पॉइंट इन टाइम इन द ईयर। ये साल का वो समय होता है। साल के अंदर अलग अलग समय आता है। मतलब किसान ये बड़े अच्छे से समझता है, जो एग्रीकल्चर फॉलो करता है बड़े अच्छे से समझता है, क्योंकि उसे पता है किस समय में, किस सीजन में बुआई करनी है, किस सीजन में मतलब पानी डालना है, क्या करना है, किस सीजन में फर्टिलाइजर्स डालने, सब पता होता है, बिकॉज सीजन के हिसाब से सारी चीजें होती हैं। तो अगर नेचर में प्लांट्स को सीजन इफेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है, तो हमें भी इफेक्ट करता है। उसी तरह से ये जो 11 दिन होते हैं, एनर्जी वाइज, अलाइनमेंट वाइज, दीज आर वेरी पावरफुल पावरफुल डेज। ओके। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नवरात्रे इसलिए बोल रहा हूं। हर धर्म के अंदर जो एक्चुअली जो रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं ना, वो इस लॉजिक के साथ अलाइंड थे। रमजान का महीना भी जो 40 दिन होते हैं, एक्चुअली बहुत पावरफुल डेज होते हैं। अगर कोई उन दिनों के अंदर, जैसे 11 दिन है वो भी 40 दिन वैसे होते हैं, उनके प्रैक्टिसेस भी, कभी भी कोई भी प्रैक्टिसेस देखना उसी लॉजिक से होते थे। दैट इट इज अ पॉसिबिलिटी, एक पोटेंशियल टाइम होता है जहां आप अगर एफर्ट करेंगे, सही तरीके से एफर्ट करेंगे, तो आप डिटॉक्स कर सकते हैं। डिटॉक्स मतलब जो भी पूरे साल के अंदर गलत चीजें एक अक्यूमुलेट हुई है बॉडी और माइंड के अंदर, वो डिटॉक्स हो सकती हैं। सेकंड, अगर आप वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बॉडी और माइंड और एनर्जीज को लेकर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल होता है। बट अब हो क्या गया है, मतलब मैंने ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज जब मैं दिल्ली में खासकर रहा, तब मैंने ऑब्जर्व की थी। नवरात्रों में फास्ट रखते हैं लोग, बहुत अच्छी चीज है, फास्ट रखना चाहिए, बिकॉज अगेन ये ऐसा टाइम है, फास्ट आप पूरी साल भी रख सकते हैं, उसका भी फायदा रहता है। बट कुछ एक ऐसे पीरियड्स होते हैं, एनर्जी अलाइनमेंट्स होती है, जब आप फास्ट रखते हो तो मल्टीफोल्ड फायदा मिलता है। दिल्ली में जब मैं था 2014-15 से लेके 2020 तक, तो बड़ा मजेदार पीरियड होता था नवरात्रों के टाइम में। तो नवरात्रों में जिन्होंने फास्ट रखे होते थे उनको देखता था मैं, उनको ऑब्जर्व करता था। तो साइकोलॉजिकली क्या होता था ना, अरे नवरात्रे मैंने फास्ट रखे, और वो जो फास्ट में पेल पेल के खा रहे होते थे ना, मतलब फास्ट का खाना है, मतलब फास्ट वाला खाना अलग खाना बनता है ना, मतलब फास्ट का एक अलग। अभी दिल्ली के अंदर बहुत जगह पर है वैसे, नवरात्र थाली बनती है। मतलब आप हल्दीराम चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, सब स्पेशल फूड बन रहा होता है, मतलब अलग से। और लोग फास्ट के चक्कर में एक्स्ट्रा खा रहे होते हैं। मतलब आलू होते हैं, एक वो फ्राइड आलू होते हैं, बड़ा भाई इतना, इतने व्यंजन होते हैं। मतलब आदमी चाहे तो वो कहता है ना कि फास्ट को भी बड़े जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर सकते। सो लोगों को आंतरिक शांति क्या मिलती है, अरे मैं तो सर इस बार सारे फास्ट रखूंगी या रखूंगा। मैं को बहुत बढ़िया। मैं को फास्ट में क्या कर रहे हो? सर कुछ नहीं, बस ये नहीं खाते। मतलब फास्ट में शायद ही कोई ऐसा टाइम होता है दिन के अंदर जब वो कुछ खा नहीं रहे होते, पर खाना फास्ट का खा रहे होते हैं। तो पहली चीज, यू आर डिफीटिंग द पर्पस। अगर फास्ट में इतना कुछ खा रहे, चाहे जो भी प्रिस्क्राइब्ड चीजें भी हैं वो भी खा रहे हो, तो गलत है। और हमेशा याद रखना, बिजनेसेस विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट एवरीथिंग। हर चीज एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे वो लोग। अगर आप वेस्टर्न कल्चर के अंदर देखेंगे, वेस्टर्न कल्चर ने हर दिन, कोई सैटरडे संडे नहीं छोड़ा होगा। अब तो हर दिन बना दिया है, जिसके अंदर कोई ना कोई डे तो है ही है। उसी तरह से अब सब लोगों को, इंडिया में भी बिजनेसमैन है, बिजनेस पर्सन है, बिजनेस हाउसेज हैं, तो उनको समझ आ गया है कि यार नवरात्रों में कैसे बिजनेस करना है, कैसे लोगों को वो करना है। राइट। अब त्योहार ऐसे होते जा रहे हैं कि बेचारा गरीब तो त्योहार मना ही नहीं सकता। मतलब अगर आप देखेंगे ना, जिस तरह से बताया जाता है, धनतेरस पे, अभी आने वाला है धनतेरस, धनतेरस पे ये खरीदना ही खरीदना है। तो कुछ लोग बड़े उससे बोल देंगे, आएंगे पंडित आएंगे, वो बोलेंगे अरे भाई ये नहीं खरीदा, सोना नहीं खरीदा तो तुम्हारा धनतेरस बेकार है। अगर बंदा देख लेगा यार इसके लेवल पे ना सोना नहीं है, तो कुछ ना कुछ खरीदवाएगा। वो क्या है, कंज्यूमरिज्म ही तो है। तो क्या इसका मतलब है लक्ष्मी जो धन की देवी हैं, वो उनको खुश करने के लिए हमें कुछ खरीदना पड़ेगा? तो सोचो किसने ये तरीका बनाया होगा। मतलब समझने वाली बातें हैं ये।
अगेन ठीक है, सबका व्यापार सबका बिजनेस चलते रहना चाहिए, बट थोड़ा सा हर पीरियड का एक महत्व है। और वो 11, ये जो 11 दिन है, बहुत पावरफुली अगर आप अपनी अपनी बॉडी अपनी लाइफ को एक तरीके से कंडक्ट करोगे। फास्टिंग का मतलब सिर्फ खाने की फास्टिंग नहीं होती, एब्सटिनेंस होता है। एब्सटिनेंस का मतलब क्या? पिछली बारी हमने जब वो 16, उससे पिछली बारी सॉरी, जब हमने अष्टांग योग की बात करी थी, तो उसके अंदर हमने ब्रह्मचर्य की बात करी थी। तो ब्रह्मचर्य का मतलब एब्सटिनेंस था। और ये 11 दिन अगर आप एब्सटिनेट करते हो, एब्सटिनेंस का मतलब क्या होता है? अगर आप कॉन्शियस हो जाते हो कि आप क्या कर रहे हो, राइट, अपने शरीर में क्या डाल रहे हो उसके लिए कॉन्शियस हो जाते हो, अपने माइंड में क्या डाल रहे हो, प्योरिफिकेशन है। तो प्योरिफिकेशन बड़े तरीके से हो सकती। तो अगर इस एसेंस को हमने लिया, इस एसेंस को हमने सही तरीके से किया, तो बहुत जबरदस्त तरीके से 11 दिन इतने इतने पावरफुल हो सकते हैं कि आपका जो नेक्स्ट 3 महीना है, या जो एंडिंग ऑफ द ईयर है सो कॉल्ड, वो बहुत जबरदस्त जा सकता है, राइट। सो प्लीज, जब भी कोई ऐसा पीरियड आए, ऐसी एनर्जी अलाइनमेंट्स आए, जो भी हिंदू कैलेंडर्स जैसे होता है, कोई भी कैलेंडर, जो ट्रेडिशनल कैलेंडर्स है, सारे एक्चुअली जो एनर्जी की साइकिल है ना नेचर के अंदर, उसके हिसाब से बने हैं। तो जो विक्रम संवत कैलेंडर जिसको हम टिपिकली बोलते हैं, तो उसको समझने की जरूरत है और उसमें उसका बेनिफिट उठाने की जरूरत है। ये नहीं है कि अरे मैंने फास्ट रखे हैं, फास्ट के अंदर मतलब ये वाला 9 दिन ऐसे हैं, नवरात्रे, गॉडेस, देवियों को पूजा जाता है। बट अपने आप से पूछना है यार, हम ये 9 दिन देवी की पूजा तो करते हैं, बट क्या हम अपने घरों में फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं, विमेन की रिस्पेक्ट करते हैं, डॉटर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, मदर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, सिस्टर्स की रिस्पेक्ट करते हैं? अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, 9 दिन में क्या कर लोगे तुम? पॉइंट समझ रहे हो? तो जरूरी है ये 9 दिन हमारे को रिहाइड्रेशन होनी चाहिए। 9 दिन जो विमेन या फीमेल्स में जो एनर्जीज होती है ना, वो बहुत डाइवर्स हैं और बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत पावरफुल एनर्जीज होती है। ओके, तो हम सबसे सबसे पावरफुल तरीका, अगर हम सही में नवरात्रे वाले मोड में हमेशा रहना चाहते हैं ना, रिस्पेक्ट द विमेन इन योर हाउस। मैं जनरली सब लोगों को ये बोलता हूँ, और ये एक्चुअली फैक्ट भी है। जिस घर में बीमारी है, जिस घर में पैसा नहीं है, जिस घर में नॉलेज को लेके इशू है, 4-5 चीजों को लेकर इशू है ना, चेक करना कभी भी उस घर की जो फीमेल्स हैं, कोई भी फीमेल हो सकती है बाय द वे, ध्यान देना, वो प्रॉब्लम में होगी। अगर वो प्रॉब्लम में है ना, उस घर में ये चैलेंजेस होंगे ही होंगे। ओके, तो ये था फ्री का ज्ञान, आज के टॉपिक से अलग रिलेटेड, बट नवरात्रे हैं तो मैंने कहा चलो नवरात्रों में थोड़ा सा ये शेयर करना। मेरे को बड़ा लगता है कि नहीं यार, लोग इंटेंट भूलते जा रहे हैं, फेस्टिवल फॉलो करते हैं, फेस्टिवल ग्रैंडर स्केल पे फॉलो हो रहा है। अगर आप मैं नंबर्स देखता हूँ, बिजनेस के टर्नओवर नंबर्स देखता हूँ नवरात्रों के टाइम में, तो देखता हूँ बढ़ रहे हैं, पर लोग मीनिंग भूलते जा रहे हैं। सो इसलिए ये मेरा एक अपनी तरह से एक तरीका है सब लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने का। करो, अच्छे से करो, सारी चीजें लो, वो सारा वो करो, कुट्टू के आटे की चीजें बनाओ, वो सब करो, बट जरूरी चीज ये है, फास्ट करना है तो तमीज से फास्ट करो, कम खाओ। ओके, पानी ज्यादा पियो, बिकॉज पानी जितना ज्यादा पीते हैं या लिक्विड जितना ज्यादा पीते हैं, उससे फास्टर डिटॉक्स होती है बॉडी, बहुत सारी चीजें। और इस टाइम में मतलब अगर आप कम चीजें करेंगे और इनवर्ड करेंगे अपनी एनर्जीज, यानी मेडिटेशन थोड़ी सी ज्यादा करेंगे, किसी भी तरह की मेडिटेशन हो सकती है, कोई ऐसा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इफ यू स्पेंड मोर टाइम विद योर सेल्फ, बेसिकली मतलब ये होता है, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। जो पहले आप 1 घंटा क्या कहते हैं मेडिटेशन जो करते हैं, अगर आप कुछ एक प्रैक्टिसेस अपने को डिटॉक्स करते हैं और इस टाइम में इवन 20 मिनट भी करते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 1 घंटे का फायदा मिलता है इस वाले 11 दिन के अंदर। टिपिकली ये वो पावरफुल 11 डेज। ओके, सो ये वो था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक में 4-5 पर्सपेक्टिव से कवर करूंगा। ये 4-5 पर्सपेक्टिव्स ने मुझे बहुत हेल्प किया है, मुझे बहुत वो कहते हैं ना कि एक सिग्निफिकेंट वे में मेरी सोच को बदला है। तो माइंडसेट मास्टरी, माइंडसेट क्या है इसके बारे में समझेंगे, तो हम 4-5 एंगल या 4-5 पर्सपेक्टिव जो जो हैं, एक हम जय कृष्णमूर्ति, कुछ लोगों ने सुना होगा, वो क्या कहते हैं, उनका मतलब, उनका मीनिंग क्या है माइंडसेट पे काम करने का, ओशो ने क्या कहा है उसके अराउंड,
ये दो बहुत बहुत सिग्निफिकेंट फिलोसफर्स रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, जो लेटेस्ट फिलोसफर्स के अंदर हैं उनकी फिलोसफीज के हिसाब से। फिर थोड़ा सा हम भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में भी माइंड मास्टरी क्या होती है उस पर भी बात करेंगे। भगवत गीता इसलिए सिग्निफिकेंट है बिकॉज जो वेदांत फिलॉसफी है उसको उसको बहुत अच्छे से ये कम्युनिकेट कर पाती है। और वो है। और लास्ट में हम समझेंगे जो एक चौथा एस्पेक्ट है कि एवोल्यूशन, जो लाइफ इवॉल्व करी है ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों सालों से ह्यूमन लाइफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद, खासकर जब आदमी सोचना समझने का फ्री टाइम जब मिला उसके बाद से, तो उसके बाद से ये माइंडसेट के अंदर क्या क्या चीजें चेंजेस आए और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। और कुछ एक प्रैक्टिकल चीजें आई शेयर कि किस तरह से आप अपने माइंडसेट के अंदर या अपनी सोच के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। सो बहुत सिंपली अगर हम समझें माइंडसेट होता क्या है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, अपना स्टार्टिंग में बताऊं, मैं एक छोटी सी जगह से हूं जहां मैं अभी भी वहां पर हूं। वो परवाणु है हिमाचल प्रदेश के अंदर। सो मैं जब वहां पे पला बड़ा तो मुझे नहीं पता था कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपनी फैमिली के अंदर, जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं अपनी सोसाइटी के अंदर, जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो मेरी सोच डेवलप कर रहा है, वो मेरा माइंड सेट डेवलप कर रहा है। मुझे नहीं पता था, राइट? बिकॉज किसी को भी नहीं पता होता, बिकॉज इतना इतना शुरू में ज्ञान किसी को नहीं होता, ना उसके पास इंटरेस्ट होता है। सो छोटी जगह से, छोटा टाउन से मैं आया। छोटे टाउन के अंदर ऑटोमेटिकली एक वार्मथ होती है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। मतलब सारी फैमिलीज आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर, सबको एक दूसरे का पता होता है। सबको क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि किसके घर क्या पक रहा है, वो सब चीजें पता होती हैं। कौन कहाँ पे क्या इशू चल रहा है वो सब होता है। तो एक बड़ी वार्मथ वाली फीलिंग होती है। घर से बाहर निकलते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। स्कूल भी, जो मैं स्कूल में था, मतलब पांचवी तक, एक फिफ्थ तक मैं एक ऐसे स्कूल में था जहां पर मेरी क्लास में फिफ्थ स्टैंडर्ड में टोटल 13 बच्चे थे, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है, उस वक्त और स्कूल्स भी थे वहां पे 40 40 50 50 बच्चे भी होते थे, बट मैं उस स्कूल में फिफ्थ तक उस स्कूल में पढ़ा। फिर मेरा पलायन हुआ पढ़ाई के लिए। मैं परवाणु से चंडीगढ़ गया, मैं सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक फिर मैं चंडीगढ़ में पढ़ा। फिर ये चीज ने भी, जब मैं एक छोटी जगह से चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ जब गया वहां पे फिर एक शिफ्ट हुआ, क्योंकि वहां की जो एसोसिएशन थी, वहां के बच्चे अलग थे, राइट? एक छोटे टाउन के बच्चे अलग हैं, पर चंडीगढ़ भी कोई बहुत बड़ा नहीं था। बट चंडीगढ़ चंडीगढ़ था, नियरेस्ट शहर जो इस एरिया के अंदर है। मतलब इवन हिमाचल का भी ये वाले साइड के अंदर हम चंडीगढ़ मानते थे। तो चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ में आते ही जब इंटरेक्शन हुई लोगों से, बच्चों से, लगा अरे यार क्या वो है, प्लान्ड सिटी है, एक तो इतनी सुंदर सिटी है। वहां पे कुछ कुछ चीजें दिमाग में आने लगी, एस्पिरेशंस आने लगे, थॉट्स आने लगी, अच्छा ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। पढ़ाई में मेरी रुचि बहुत ज्यादा नहीं थी, मतलब ठीक था, एक लेवल तक था कि हाँ ठीक है यार, ठीक नंबर आ जाने चाहिए। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई मेरे साथ, एक घटना घटी जिंदगी के अंदर। वो थी 10वीं में, 10th में। मेरे पता नहीं कैसे, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, पता नहीं मेरे कैसे उस वक्त के हिसाब से काफी अच्छे नंबर आ गए। ओके। अब इस इंसिडेंस ने भी मेरी आउटलुक और मेरे कुछ एक डिसीजंस चेंज कर दिए। ओके। तब तक भी शायद मैं कंफ्यूज था, शायद कॉमर्स नॉन मेडिकल के अंदर सोचना चाह रहा था, बट उसके बाद जैसे नंबर आ गए ना, फिर उसके बाद तो चॉइस ही नहीं थी, फिर उसके बाद नॉन मेडिकल ही लेना था। और वहां पर चंडीगढ़ के अंदर एक कॉलेज फेमस है 11 12 के लिए, उस टाइम बहुत फेमस था। 11 12 में सारे बच्चे वहां जाते थे। वो इसलिए जाते थे बिकॉज अटेंडेंस इशू नहीं होता था, वहां पे जाकर लोग कोचिंग करते थे। ओके। तो मैं डीएवी कॉलेज में चला गया, डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 में था। तो 11 12 बाय डिफॉल्ट जो भी 80 एंड अबव परसेंटेज वाले बच्चे होते थे वो डीएवी कॉलेज में जाते थे, बॉयज, बिकॉज वो बॉयज के लिए था। तो वहां पे चला गया और वहां पे 11 12 करी। 11 12 में मैंने बहुत स्ट्रगल किया बिकॉज एप्टीट्यूड था ही नहीं शायद नॉन मेडिकल को लेके। 11th में या पता नहीं कौन से, शायद 11th में मेरे मैथ्स में 33 आए, मतलब मुश्किल से पास हुआ हूं मैं। ओके। अब ये इंसिडेंसेस क्यों बता रहा हूं मैं इंसिडेंसेस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजों ने, राइट, मुझे नहीं पता था, बट ये सारी जो घटनाएं घट रही है ना, इन्होंने मेरी एक तरह की सोच डेवलप कर ली।
11th एंड 12th में मैंने बिकॉज नॉन मेडिकल लिया था, ऑब्वियसली एंट्रेंस टेस्ट भी देने थे मेरे को, तो एंट्रेंस टेस्ट में देने लग गया। एंट्रेंस टेस्ट देने लगा तो पहला एंट्रेंस टेस्ट ही एक्चुअली उस वक्त क्या कहते हैं आईआईटी का होता था। और आईआईटी का इतना मुश्किल टेस्ट, राइट, कि मतलब मेरे को टेस्ट करते करते पता चल गया था। ऐसे ऐसे पेपर देख के काला अंधेरा जब छाता है ना, काला अंधेरा ऐसे। मैं कहा मेरा मेरा सेंटर चंदी मंदिर एक जगह है, यहाँ कैंटोनमेंट एरिया है, वहां पे बना था। वहां पे गया था, पापा आए थे बड़े, उससे छोड़ने आए कि अरे अरे बेटा आईआईटी का पेपर देने, बड़े उससे। मैं पेपर देखा, उसमें मैथ्स का सेक्शन देखा मैंने। भाई साहब, मुझे मुझे लग रहा था मैंने 11वीं 12वीं में पढ़ा क्या है, ये कुछ और ही बातें कर रहे हैं। मतलब सम सॉल्व करने की कोशिश करी, कुछ कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। और वहां पे मेरे को मेरी वो हिंदी में एक शब्द है औकात पता चली। मैंने कहा आईआईटी का आई आई के आसपास भी नहीं है बेटा तुम। तो वहां पे मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेली और मैंने तुक्के मारे। मैंने कहा यार लॉ ऑफ एवरेजेस, पर उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिन लोगों को नहीं पता, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है आईआईटी के अंदर। तो मैंने लिखा, मैंने मैंने एक पेज, एक सेक्शन के अंदर मैंने कहा इसमें ना बी 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 करके आता हूँ। फिर मैंने सी सी करके आया। मैंने कहा क्या पता यार कुछ तो वो हो जाए। मेरे आई थिंक टोटल मिला के 13 नंबर, 13 या 17 नंबर आए थे। मतलब मैं किसी को मतलब बता भी नहीं सकता था कि कितने नंबर आए मेरे उसके अंदर। और इस तरह से एक चीज मन में बैठ गई। ओके, मन में क्या बैठ गई, बेटा आईआईटी तो तेरे लिए, मतलब नॉन मेडिकल ही तेरे लिए नहीं, आईआईटी छोड़ दो। फिर उसके बाद मैंने डीसीई का एग्जाम एग्जाम दिया था। उस वक्त जो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होता था, पुरानी दिल्ली में उनका कैंपस था, बहुत जबरदस्त कैंपस था। कैंपस देके बड़ा एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा चल यार आईआईटी नहीं, कोई नहीं, दिल्ली में कर लेंगे। आईआईटी दिल्ली नहीं गए, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कर लेंगे। वहां पे गए, उसका पेपर ठीक था, मतलब कंपैरेटिवली ठीक था। कुछ कुछ आता था, कुछ कुछ नहीं आता था, बट मैं बड़ा ऐसे मेरे को बोल बाद में पता चला मैं बड़ा हैप्पी गो लकी हूँ। हैप्पी गो लकी का मतलब मेरे को लग रहा था किसी तरह से हो जाएगा। डीसी में भी नहीं हुआ, फिर और जगह पैक, चंडीगढ़ के अंदर पैक था, उसमें भी नहीं हुआ, फिर आरईसी उसमें भी नहीं हुआ। धीरे धीरे ये फेज, ये 3 महीने का फेज था सारे एंट्रेंस टेस्ट देने का। इस टेस्ट ने, इन इन एंट्रेंस टेस्ट ने मतलब एक तो फियर जगा दिया मेरे अंदर, मेरे माइंडसेट के अंदर फियर आ गया। ओके, तब तक इतना ज्यादा वो नहीं था। मतलब ठीक है, कॉलेज स्कूल वूल में थे, मस्ती थी, कॉलेज में तो और मस्ती थी, मतलब बड़ा ही बहुत मचाई मैंने। फिर उसके बाद अब लगने लगा यार तू तो वर्थलेस है, राइट। एक थॉट आने लगा यार कहीं पे क्लियर नहीं हो रहा। कुछ एक जो मेरे साथ में थे, जो ट्यूशंस में पता चल जाता है ना कि किसका कितना कैलिबर है, मेरे से थोड़े कम भी थे, जो उनका हो गया, उनकी एडमिशन होने लगी। मतलब बहुत अच्छी जगह नहीं, किसी का आरईसी बठिंडा में हुआ, कहीं पे हुआ उस वक्त। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस आईआईटी के बाद कुछ एक जैसे डीसीई होता था, पैक होता था, फिर उसके बाद रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस बोला जाता था। एनआईटीज नहीं होते थे उस वक्त में। फिर उनमें उनमें मेरा किसी में नहीं हुआ, मतलब अच्छा रैंक कहीं पे भी नहीं आया। फिर मुझे वो एक एक थॉट दिमाग में चलेगी, यू आर नॉट गुड इनफ। ओके, फिर उसके बाद एमबीए की तैयारी करी। एमबीए में भी दिमाग में होता था चल यार कैट कर लेंगे, कैट में जाना है, आईआईएम वगैरह करेंगे। फिर वहां पर भी अच्छे इंस्टीट्यूट में कहीं नहीं हुआ, एक जगह पे हुआ, वहां पे फीस बहुत ज्यादा थी, वहां पे नहीं दी। अब इसने सोच में कुछ चीजें डालनी शुरू कर दी। ओके, देयर वाज नोबडी टू टेल मी कि यार रिजल्ट सिग्निफाई नहीं करता कि आपका पोटेंशियल क्या है, रिजल्ट सिग्निफाई नहीं करता कि आप किस चीज में अच्छे हो सकते हैं। किसी को ना सोच होती थी, ना थॉट प्रोसेस होता था। बट धीरे धीरे जो लाइफ में घटता गया, जो लाइफ में चीजें होती गई, उससे सोच बनती गई, सोच अपने बारे में बनती गई। और एक बड़ी सिग्निफिकेंट सोच जो मुझे रियलाइज हुई बाद में, दैट समवेयर आई स्टार्टेड बिकमिंग अ क्विटर इन लाइफ। क्विटर मतलब मैं ट्राई करने से पहले गिव अप कर देता था। मतलब होता नहीं होगा यार, अरे नहीं होगा यार, अरे ये मेरे से नहीं होगा यार, अरे मेरे से नहीं होगा, अरे मेरे से नहीं होगा यार, अरे यार ये इसमें मैं सक्सेस, शुरू करने से पहले ही मेरा ये हो जाता था। ओके, और इस डेंजरस सोच के साथ मैंने अपनी एमबीए कंप्लीट करी और मैं नौकरी में एंटर किया, राइट। अब अच्छी चीज क्या है कि कुछ समय की जो सोच होती है, वही सोच ओवर पार नहीं करती, या वही सोच डोमिनेंट सोच नहीं होती। कुछ एक जो आपकी ग्रोइंग अप ईयर्स के भी होते हैं, यानी एक सोच एम्बिशन की भी थी। छोटी जगह का जो इंसान होता है, छोटी जगह में जो पला बड़ा होता है ना, वो एम्बिशियस होता है। वो एम्बिशियस क्यों होता है मैं बताता हूँ। क्योंकि ना उसको, जब वो छोटी जगह पे होता है ना, उसको सब जानते हैं, उसको सब पहचानते हैं।
और जैसे ही वो दुनिया में जाता है ना बाहर, सडनली होता है यार उसको तो कोई पहचान नहीं रहा, जान नहीं रहा। तो उसके दिमाग में एक कीड़ा चलता है, मेरे दिमाग में तो चला था, यार ये तो यार मजेदार लाइफ नहीं है यार, कुछ तो करना है यार जिससे रिकग्निशन हो, जिससे नाम हो, ये हो। और फिर एक शुरुआत हुई नौकरी के अंदर, एक शुरुआत हुई मेरी मेहनत करने की। ओके, क्योंकि उससे पहले मेहनत का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसके पहले मस्ती थी, थोड़ा बहुत मेहनत कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। सो द माइंडसेट, अभी जो जिस माइंडसेट में मैं अराइव किया जब मैं जॉब के अंदर था, स्टार्टिंग करी, वहां पे बड़ी सारी ग्रोइंग अप की चीजें, बड़ी सारी जो मैंने ग्रेजुएशन, 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में फेस किया था, उस सब का अक्यूमुलेशन था। ओके, नाउ टुडे ऑल्सो आप सब लोग भी, जो भी हो, जो भी आप चीजें करते हो, एक्चुअली उसका रूट कॉज आपके माइंडसेट में है, आपके सोच के अंदर है। कोई लोग ओवरली डिफेंसिव होते हैं। डिफेंसिव का मतलब क्या होता है कि उनको कुछ भी बोल दो। जैसे अगर बोल दो, अरे संदीप, ये यार, अरे यार कैसी कैसी टी शर्ट पहनी, बस इतना ही बोलने की देर है, वो समझाने लग जा, अरे अरे पता है क्या सर, अरे भैया क्या, अगर वो होगा ना जस्टिफाई करना है टी शर्ट क्यों है, अरे उसे, और बंदा अगर लो ऑन कॉन्फिडेंस होगा तो संदीप पता क्या बोलेगा, अरे भैया वो बीवी के साथ गया था, वो बोल रही थी ये बड़ी अच्छी लगेगी, बड़ी अच्छी लगेगी, जबकि मैं बोल रहा था मेरे को अच्छी नहीं लगेगी ये टी शर्ट, और उसने दे दी। अब आपको पता ही है भैया, बीवी के, अगर बीवी ने बोल दिया तो पेन लेनी भी पड़ती है, पहननी भी पड़ती है, और हंसना भी पड़ता है, ये डिफेंसिव। सो इट्स अ डिफेंसिव माइंडसेट। और लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग की लाइफ में कुछ कुछ चीजें ना उनके पास जिंदगियों में हुई होती, ओके, और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो एक सोच डेवलप कर लेते हैं। मान लो किसी के साथ धोखा हुआ, धोखा मतलब बड़ी छोटी सी घटना घटी होगी उनके चाइल्डहुड के अंदर। मान लो किसी बेस्ट फ्रेंड था उसका, ओके, और बेस्ट फ्रेंड ने कुछ कुछ बड़ी ऐसी चीज में लेकर ना उसके साथ साजिश रची थी। उसके हिसाब से बच्चों में होता ना जैसे छोटी छोटी चीजें, अरे उसने मेरे साथ मेरे को ये बेवकूफ बना दिया, ये कर दिया। और उसने उस बचपने में, उस बचपन के समय में एक सिस्टम बना लिया, क्योंकि वो बहुत हर्ट हुआ या हर्ट हुई उस टाइम में, और उसने क्या कर लिया, अपने अराउंड ना बॉर्डर्स क्रिएट करने लग गए, एक एक बैरियर्स क्रिएट करने लग गया वो इंसान। और उसने कहा इस बॉर्डर और इस बैरियर के अंदर किसी को नहीं आने दूंगा। ये ये सबकॉन्शियसली हो रहा है, अनकॉन्शियसली हो रहा है, उसको नहीं पता, कॉन्शियस लेवल पर नहीं पता उसको। और वो धीरे 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 प्रोग्रेस कर रहा है। वो कॉलेज जाता है, कॉलेज में जाता है, वो अकेला फील करता है अपने आप को, और वो धीरे धीरे अपने आप को पता क्या बोलने लग जाता है, अकेला ही काफी हूं यार, मेरे को नहीं कोई चाहिए यार, मेरे को नहीं अच्छे लगते, मेरे को नहीं लोग अच्छे लगते। जबकि उसका रूट कॉज, उसका माइंडसेट का रूट कॉज इज मे बी इन दैट वन इंसिडेंट, मे बी कुछ शुरू में कुछ हुआ था। अब ये सोच लेके जब वो बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो एक और चीज उसके साथ घटती है, वो ये होती है कि वो बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता है अपने इमेज को लेके। राइट, इसको ईगो का फॉर्म भी बोलते हैं, इसको पैसिव ईगो भी बोलते हैं। राइट, वो बहुत ज्यादा, अब वो यही बच्चा सोचो, कॉलेज किया इसने, कॉलेज के बाद वो कॉर्पोरेट में गया, अब कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहा है, कहीं पर भी नौकरी कर रहा है। और नौकरी में, अब हर नौकरी के अंदर यार लोगों से डील करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, और आपने तो अपना एक सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम के अंदर आप अपने मस्त हो, वो है, और सडनली यहां पे आ रहा है, लोग बोल भी रहे हैं कुछ, आपको हर बोलना बुरा लग रहा है, छोटी से छोटी बात आपके लिए है भी नहीं है। राइट, जैसे किसी ने मान लो कहीं पार्टी वार्टी पे गए हैं, और आप बोल रहे हो, आपको कोई बोल रहा है, अरे चला ना यार डांस करते हैं आकर, अनिकेत बोल रहा है आकर, डांस करते हैं, डांस करते हैं, और सत्या मैम को डांस करना पसंद नहीं है, वो कह रहे नहीं 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 मुझे तो, अरे क्या हो गया। और मान लो सत्या मैम ने नॉर्मल रिएक्शन दिया, बट अनिकेत को बड़ा अजीब लगा। अब अनिकेत बोले, यार यार बड़ी अजीब है यार सत्या मैम, मैं तो डांस ही करने के लिए बोल रहा था। अब क्या होगा, सारे लोग उस तरह से देखने लगेंगे। अब सत्या मैम का क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा चल रहा है, तो वो बोलेंगे अरे यार ये सारे लोग देखो कैसे हैं। और फिर वो पता है क्या बोलेंगी, वो ये बोलेंगी, दुनिया में मेरे को लोग ही ऐसे मिलते हैं कि जो यार अजीब ही लोग हैं यार, जबरदस्ती यार, और रोज मुझे ऐसे देखते हैं। ये माइंडसेट का, ये माइंडसेट आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है। कई लोगों को बचपन में बोल दिया जाता है, अरे आप इंट्रोवर्ट हो, अरे इंट्रो, दिमाग में वर्ड्स डाल दिए जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो, अरे ये, अरे ये तो अपने में ठीक रहता है।
ऐसी कोई चीज नहीं होती, एक एक नेचर होता है। बट उस नेचर को अगर आप लेबल करने लग जाएंगे और उस नेचर को अगर आप अपना माइंडसेट बना लेंगे, उस नेचर को आप अपनी सोच बना लेंगे, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें होने लगती। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू अंडरस्टैंड आपका करंट माइंडसेट क्या है। अलग अलग चीजें हो सकती है माइंडसेट के अंदर, अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जनरली जब हम बोलते हैं आपकी जिंदगी में इंसान होने चाहिए, कोई लोग ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप हर चीज शेयर कर सकें। वो पता क्यों होता है? वो इसलिए होता है, उसको अंग्रेजी में साउंडिंग बोर्ड भी कहा जाता है। इसलिए क्योंकि जब आप उनसे कुछ भी शेयर करते हैं ना, तब आपको अपनी सोच का पता चलता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है ही नहीं है, तो दिक्कत पता है क्या होगी? आपको पता ही नहीं चलेगा आप कैसे हो, क्योंकि आप जो बोल रहे हो आपको सुनना भी है ना। तो ये साउंडिंग बोर्ड वो इंसान होता है जो आप पूरी अपनी, एक तो अंदर की सारी बातें बता रहे हो, अंदर की चीजें बाहर निकाल रहे हो। ये थेरोपेटिक भी होता है। मतलब जब आप अपनी चीजें शेयर करते हो ना, बिना सोचे समझे सब चीजें शेयर करते हो, तो ऑटोमेटिकली जिसको कहते हैं मन हल्का होता है। एक वो एडवांटेज है। दूसरी चीज, ये एक ऐसा इंसान अगर है आपके पास, वो बोल भी देगा, अभी बोलेगा क्या बकवास बात कर रहा है यार तू। क्योंकि खुद की बकवास खुद को बकवास नहीं लगती है, बाय द वे। खुद की बकवास खुद को ब्रह्म ज्ञान लगता है, ये भी याद रखना। लगता है अरे भाई साहब क्या बात है यार, अरे क्या यार, अरे तू तो जबरदस्त आदमी है। तू तो भाई क्या कहते हैं, कृष्ण, भगवान कृष्ण के बाद, जीसस क्राइस्ट के बाद, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद तू ही बंदा है। पॉइंट समझ रहे हो? ऐसा लग, ऐसी आती है मुझे मुझे भी एक टाइम तक बड़ा हुआ था कि भाई तेरे तेरे जैसी सोच वाला। बट वेन यू हैव दी साउंडिंग बोर्ड्स इन योर लाइफ, राइट, तब वो बताएगा अभी कहा किस किस कचरे में पड़ा हुआ है। बोले है कचरा यार? नहीं यार, मुझे तो लगा तो बड़ी सही चीज है यार। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अंडरस्टैंडिंग योर माइंडसेट। और उस माइंडसेट समझने के लिए आपकी इंटरेक्शन चाहिए, इंटरेक्शन विद द रियल वर्ल्ड चाहिए। लोगों लोग सबसे ज्यादा रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल हो सकते हैं। लोगों के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो, सिचुएशन के साथ जब आप इंटरेक्ट, आपको जो मिल रहा है, आपके साथ जो घटित हो रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, याद रखना इट इज बिकॉज ऑफ हु यू आर। और आप जो हैं, आपका उसके अंदर बहुत बड़ा रोल आपकी सोच का है। तो अगर आपकी जिंदगी में बहुत गलत उल्टा सिल्टा हो रहा है और आपको समझ नहीं आ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, फाइंड समबडी हु कैन टेल यू आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऑनेस्ट बंदा चाहिए। मेरे साथ इसलिए बहुत सारे लोग रेगुलरली बात भी इसलिए नहीं करते ना, क्योंकि देखो मेरा काम तो यही है। जैसे तरुण ने बोला ना, ये मेरे को बड़े अच्छे से, मेरे बड़े अच्छे से जानते, तो वो उस अच्छे से जानने में बहुत अच्छी बातें नहीं होती है बाय द वे। आई विल क्लियरली टेल ना, मैंने कहा बहुत बकवास चीजें कर रहा है भाई तू। पॉइंट समझ रहे हो? बिकॉज देखो मुझे तो ऑनेस्टली बताना है, क्योंकि वो खुद को भी बेवकूफ बना रहा है। अगर मैं भी वो इंसान निकला जो उसको बेवकूफ बन, उसको उसकी बेवकूफियत में और ज्यादा उसकी हेल्प कर रहा हूं, तो फिर वो तो नेक्स्ट ही लेवल का वो बन जाएगा ना। सो फॉर मी, आई एम दैट साउंडिंग बोर्ड, बट पीपल डोंट लाइक इट, नो। पसंद नहीं है ना यार, क्योंकि खुद की जिंदगी में, खुद के बबल में, खुद का जो बबल क्रिएट किया ना, वो बबल में बहुत मजा आता है। ओके। अभी अश्नीर ग्रोवर एक एक जगह पर एक सेशन ले रहे थे। उसकी बहुत सारी बातें तो खैर मुझे नहीं समझ आती, बट कुछ चीजें बहुत सही बोलते हैं वो। उसमें बोलते हैं कि जो आजकल की नई जनरेशन है ना, वो नई जनरेशन खासकर जो अभी अल्फा आने वाली है, अभी जो मिलेनियल्स, मिलेनियल्स के बाद जी, पता नहीं कौन कौन से वो वाले, तो जो जो ये वाली कैटेगरी है ना, ये बबल्स में जी रही है। बिकॉज दे आर नॉट इन टू रियल लाइफ। मतलब वो बाहर नहीं निकले हैं, बाहर इन द सेंस एक्चुअल प्रैक्टिकल लर्निंग्स नहीं है उनकी। तो जब आप एक्चुअल प्रैक्टिकल लर्निंग्स लेते हैं ना, तो बड़ा शॉक, कल्चरल शॉक लगता है उन उन लोगों को। ओके। एंड दे समवॉट समहाउ वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। नहीं यार, बबल बबल जिंदगी बना रहे। ऐसे बहुत सारे पुराने लोग भी हैं। पुराने लोग मतलब मेरे जैसे, मेरी उम्र वाले, वो भी ऐसे होते हैं। वो कहते हैं अरे नहीं नहीं ठीक है, अपनी अपनी फिलोसफीज बना लेते हैं वो लोग। अपनी फिलोसफीज पता है कैसी कैसी होती है? अरे नहीं ठीक हूं यार, मैंने बहुत कर लिया यार, मैंने बहुत अचीव कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। ठीक है जितना भी है, और जितना है ठीक है यार, इतना मैं इसलिए नहीं कर पाई या इसलिए वो है, और इतना चाहिए भी नहीं। बड़ी बड़ा सारा बकवास होती है उनकी बातों में। मतलब लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, बड़ी बकवास होती है। और वो बड़ी बकवास
इसलिए होती है बिकॉज वो उनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, क्योंकि उससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट ये नहीं समझ आ रहा उन लोगों को, उससे वो अपनी ग्रोथ भी लिमिट कर रहे हैं। बिकॉज टिल द टाइम यू डू नॉट अंडरस्टैंड ये जो कॉन्सेप्ट अपने आपने आपने क्या कहते हैं बना रखे हैं, इसी चीज को जे कृष्णमूर्ति ने कंडीशनिंग कहा था। इसी चीज को कृष्णमूर्ति पूरी जिंदगी अपना, जब भी वो जहां जहां पे भी सेशंस करते रहे, बोलते रहे भाई इससे जिस दिन मुक्ति मिल गई, इससे जिस दिन फ्रीडम मिल गई ना, यू विल बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन, यू विल बी अ वेरी 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 डिफरेंट सोल। इसी चीज को ओशो ने जब समझाया, या इसी चीज को जब ओशो ने बोला, उन्होंने एक रेबेलियस माइंड का कॉन्सेप्ट बताया। जो टेम्ड माइंड होते हैं ना, जो टेम्ड माइंड का मतलब क्या होता है, वो होता है कि किसी ना किसी एक इंक्लोजर के अंदर है, बॉक्स के अंदर है, वो उसके बियॉन्ड। बिकॉज ये बॉक्सेस किसने बनाए? किसी ने नहीं बनाए। हम बोल सकते हैं सोसाइटी ने बनाए, फैमिली ने बनाए, बट नहीं, एक टाइम के बाद ये हमने ही बनाए। एंड पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज दैट ये हमारा ही लिमिटिंग लिमिटिंग बिलीफ्स हमने क्रिएट करके रखे। एंड पीपल हु डन समथिंग सिग्निफिकेंट इन देयर लाइफ आर पीपल, वो लोग हैं जो ये ब्रेक करते हैं। और ये आसान नहीं होता यार, बिकॉज लेट्स से somebody is of 40 years of age, 30 years of age, 25 years of age, उसने अपने को कंडक्ट करने का एक तरीका बना रखा है। अब अगर उसको कहीं से कोई चीज पता चले, यार ये तो बहुत ही बेकार है चीज, बकवास चीज है तेरी सोच के अंदर, उसके लिए आसान नहीं होता। क्योंकि जब उसे पता चलता है कि ये चीज बहुत बकवास है उसके अंदर, उसके कॉन्शियस माइंड को पता चलता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, माइंडसेट इज योर होल बीइंग, माइंडसेट इज योर सबकॉन्शियस एंड योर अनकॉन्शियस। और उस चीज को ओवरटर्न करना इज नॉट एन इजी टास्क। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग, मतलब हर छोटी 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 चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, राइट? आपको जो गीता में कहा गया, अब देखो बहुत सारे लोग गीता फॉलो करते हैं, गीता पढ़ते हैं। कई लोगों ने वो कौन सी एक ट्रस्ट, गीता ट्रस्ट है उनकी, गीता अपने घर पे सजा संवार के बड़े उससे रखी हुई है। हर हर रिलीजियस टेक्स्ट बड़े उससे संभाल के रखते हैं। बड़ी वो संभाल के रखने चीज नहीं है, वो पढ़ने की चीज है, उसका मतलब समझने की चीज है। अलग अलग फेजेस में आप पढ़िए, अलग अलग समय में आप वो पढ़िए। गीता का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो लर्निंग है, स्टोरी के फॉर्मेट में हो। अब स्टोरी में लगे रहोगे ना तो बस फंस जाओगे बॉस। कई लोग मैंने देखे हैं, पता है कर्ण ने ये क्यों किया अर्जुन के साथ, पता है ये, उसी में लग जाते हैं। पता है कर्ण का ये वाला वो था ऐसा, उर्रे इतनी इतनी डिटेल में बातें करते हैं ना, कर्ण ये थे, अर्जुन ने ये, अर्जुन का ऐसा। एक सिंपल चीजें समझ लो ना यार, और सिंपल चीज अपनी जिंदगी में उतार लो। और उसमें सबसे पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज पता है क्या है गीता की लर्निंग के अंदर? डिटैच्ड एक्शन, डिटैचमेंट। अगर गीता पढ़ के अगर तुम कर्ण, अर्जुन, रथ में इतने 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 चक्के क्यों थे, घोड़े कितने थे, उसमें फंस गए तो फंस के रह गए बॉस। और अगर डिटैचमेंट समझ नहीं आया, डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं किया, दिक्कत ही दिक्कत है। बिकॉज डिटैचमेंट समझाने के लिए, मतलब कोर मैसेजेस हैं पूरी गीता के अंदर, और उस गीता के अंदर अगर डिटैचमेंट समझ नहीं आया और मुझे आप सारे सारे श्लोक पढ़ के सुना दो, मैं उससे बड़ा बेवकूफ नहीं बोलूंगा आपको। बिकॉज अगर डिटैचमेंट क्लियर नहीं हुआ आपको, डिटैच्ड कर्मा या डिटैच्ड एक्शन नहीं समझ आया आपको, अगर कुछ नहीं सीखे आप गीता के अंदर से। पॉइंट समझ रहे हो? बिकॉज गीता मेंट डिटैच्ड एक्शन। बेचारा अर्जुन कंफ्यूज था कि मैं यार अपने बंदों को कैसे मारूं यार, इनके साथ में खेला बड़ा, पला बड़ा, वो सब। फिर उन्होंने वो अलग 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 तरीके से समझाना शुरू किया कृष्ण ने कि भाई ऐसे ऐसे है, और ये डिटैच नहीं होगा तो दिक्कत होगी। और डिटैचमेंट के अलग अलग लेयर्स थे, एक ही लेयर नहीं था, लड़ाई का ही लेयर नहीं था कि अपने बंदों को मतलब मारना है। डिटैचमेंट का मतलब ये भी था कि आज इफ यू हैव टू रियलाइज योर फुल पोटेंशियल, आपको अपने बच्चों से भी डिटैच होना पड़ेगा, आपको अपने पेरेंट्स से भी डिटैच होना पड़ेगा। अच्छा, अब डिटैच का मतलब, अंग्रेजी का मतलब ये नहीं है अच्छा छोड़ देना है, चलो भाई तुम चलो अपने रास्ते, मैं चला या मैं चली अपने रास्ते, नहीं भाई। डिटैच का मतलब ये है दैट आप अगर किसी के बहुत क्लोज हैं, आपके अगर कोई बहुत क्लोज है, तो आपके जो एक्शंस हैं, वो क्लोजनेस का जो रिश्ता है,
उसकी वजह या उसके इम्पैक्ट में या उसके घेराव में नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब वो होता है ना, तो वो प्रॉब्लम, वो डिसीजन भी सही नहीं होता, वो एक्शन भी सही नहीं होता, और वो इश्यूज क्रिएट करता है। द डे यू रियलाइज दिस, अगर गीता का सिर्फ ये एक एस्पेक्ट, एक इतना स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट भी अगर समझ लिया और उतार लिया जिंदगी में आपने, और डिटैच्ड एक्शन सीख लिया आपने, डिटैच हो गए यार, रिजल्ट से डिटैच होके आप एक्शंस करने लग गए, गेम सेट एंड मैच बॉस। बिकॉज मेन यही है, आजकल हम लोग रिजल्ट 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 के पीछे इतना भागते रहते हैं, हम प्रोसेस या एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व ही नहीं हो पाते। एक होता है अटैच होना और एक होता है इन्वॉल्व होना। इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो पाते बिकॉज रिजल्ट के साथ अटैच्ड हैं हम। सो डिटैच्ड एक्शन इतनी पावरफुल चीज है। डिटैचमेंट पे ही ना, मतलब मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ, इतनी इतनी जबरदस्त चीज है वो, बट लोगों को समझ ही नहीं आती। लोग बोलते हैं हाँ हाँ, गीता हम तो बचपन से कंठस्थ है हमें गीता। अच्छा कंठस्थ है, और उनके एक्शन जब मैं समझता हूं, मैंने कहा तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम्हें तो कुछ कहे ही नहीं, तुमने प्रैक्टिकली तो कुछ उतारी नहीं, कंठस्थ करने से क्या फायदा है? श्लोक सुना दोगे क्या फायदा, इंप्रेस कर लोगे लोगों को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुना के, श्लोक सुना के इंप्रेस कर देते हैं लोगों को, पर उससे क्या फायदा है यार? आपके एक्शंस के अंदर डिटैचमेंट नहीं दिख रहा। आप इतना ज्यादा हर चीज से अटैच हो, मेरा 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 मेरा, जो मेरा 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 कर रहा है ना इतना ज्यादा, वो डिटैच्ड है ही नहीं, उसको ये समझ ही नहीं है। गीता के अंदर एक और मैसेज है कि आप कुछ भी नहीं हो, आप इनसिग्निफिकेंट हो, आप बहुत ही इनसिग्निफिकेंट इंसान हो, या एक इनसिग्निफिकेंट एक फिनोमिना हो, कुछ भी नहीं हो। तो अगर कोई मेरा 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 करता है और बोलता है मैं तो महापंडित महाज्ञानी मैं हूं, तो कुछ नहीं है बॉस, उसका समझ ही नहीं आया आपको डिटैचमेंट क्या है। राइट? सो डिटैच्ड कर्मा की जब हम बात करते हैं, डिटैचमेंट की सोच की जब हम बात करते हैं, जो गीता इतने इतने पावरफुली सिग्निफाई करता है, that is where the real essence of the right thinking comes in your mind. because detached action होगा तो लर्निंग बड़ी सारी होंगी, डिटैचमेंट होगा तो आप सीख सकोगे, डिटैचमेंट होगा तो फ्रीडम होगा। राइट? और एवोल्यूशन, जो चौथा हमने बोला था कि चौथी उस पे चीज पे बात करेंगे, जो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड माइंडसेट अगर हम देखेंगे, आज बहुत सारे लोग जो माइंडसेट 500 साल पहले चाहिए था, 1000 साल पहले चाहिए था या था, उसी माइंडसेट को पकड़ के चल रहे हैं लोग। राइट? इसीलिए वन ऑफ द रीजंस, आज भी जो पुराने टेक्स्ट लिखे गए, ये पुराने टेक्स्ट कब लिखे गए हैं? किसी भी रिलीजन के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं, 2,500, 3,4, 5, 6,000, 7,000, 8,000 साल पहले लिखे गए हैं, इतने हजारों साल पहले लिखे गए हैं, ये आज भी रेलेवेंट क्यों है? ये आज भी रेलेवेंट इसीलिए है बिकॉज बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट नहीं है। लोग आज भी, जो हम बोलते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह, ये 3-4 चीजों के जो माइंडसेट के एरर्स हैं, या माइंडसेट की त्रुटियां हैं या विकृतियां हैं, आज भी इन्हीं चीजों के एरर्स तो कर रहे हैं कमिट। तो इसीलिए जब हम पिछली किताबें उस टाइम की, आज हम सोचो कोई हमें बोले ये 6,000 साल पुराना खाना है, उसे खाएगा कोई क्या? वो बोलेगा अबे ये 6,000 साल पुराना खाना कोई नहीं खाए। बट आज हम 6,000 साल 5,000 साल पहले चीज, लिखी हुई चीज भी आज रेलेवेंट मान रहे हैं। रेलेवेंट है भी एक्चुअली, ऐसा नहीं कि रेलेवेंट नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा एवोल्यूशन नहीं हुआ, बट एवोल्यूशन हुआ है बॉस। ओके? और वो एवोल्यूशन अगर माइंडसेट में हम रियलाइज नहीं करेंगे तो चैलेंज है। एक सिंपल सा एवोल्यूशन अगर मैं बताऊंगा सोच के अंदर या माइंडसेट का, एक जो एवोल्यूशन होना चाहिए वो ये है, पहले जो नॉलेज होती थी, ज्ञान जो होता था, वो कुछ लोगों तक ही सीमित होता था। अगर आप लास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में देखोगे, जब से लिखाई शुरू हुई, जब से डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुआ, तो ये जो डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का जो वितरण शुरू हुआ, ये एक बहुत पावरफुल सिग्निफिकेंट चीज है ये। बिकॉज इसी एक चीज ने ना बहुत सारे जो इन्वेंशंस, बहुत सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाई। अदरवाइज पहले क्या था ना, एक लिमिटेड सेट ऑफ लोग ही वो थे, कंट्रोलर थे नॉलेज को लेकर। जैसे ये फैली फैली क्या हुआ, तो हर तरह का लोगों तक इंफॉर्मेशन पर ही नॉलेज पहुंची, और हर तरह के लोगों ने क्रिएशंस करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत जबरदस्त एस्पेक्ट है, बट हम अपने लिए यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है किताबें पढ़ो।
इसलिए कहा जाता है गेन नॉलेज, राइट? बिकॉज देर इज अभी अभी तक ऑल्टरनेटिव नहीं है बहुत ज्यादा किताबों को लेकर, कि किताबों के अलावा कहीं और से आप कुछ वो ले लोगे। सो आज सबके पास, इमेजिन करो आज से 5,000 साल पहले अगर पैदा हुए होते, कुछ लोगों को, कुछ तरह के लोगों को किताब, मतलब किताब मिलती तक नहीं थी। किताब लॉक एंड की में रखा जाता था, कहीं एक ऐसी जगह पे रखा जाता था, बिकॉज आज हम वो चीज समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि ऐसा ये क्या चीज है, ऐसा कैसे होता होगा। बट आज तो अवेलेबल है ना। बट आज हमारी सोच, अब ऑब्वियसली बात है ना, किताबें हैं हमारे पास, इजीली एक्सेसिबल हैं, बट हमारा ध्यान कहीं और है। मॉल में जाते हैं, बुक स्टोर भी होता है। अब अगर आप इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, किन चीजों की, कौन सी चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं। ओके, मॉल में जाएंगे, सबसे ज्यादा चीजें कौन सी हैं? खाने पीने की चीजें, ठीक है, शॉपिंग की चीजें। कोई भी बड़े से बड़े मॉल के अंदर भी ना हार्डली एक बुक स्टोर होगा। बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई पैशनेट होगा तो दो बुक स्टोर होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। और उस मॉल के अंदर 1,000 दुकानें होंगी जिसके अंदर दो बुक स्टोर होंगे। इंटरेस्टिंग चीज है ना। अदरवाइज अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे, खाने की दुकानें भी बढ़ी हैं, दवाइयों की दुकानें भी बढ़ी हैं, कपड़ों की दुकानें भी बढ़ी हैं, किराने की दुकानें भी बढ़ी हैं, सारी दुकानें बढ़ रही हैं। बट किताबों की दुकानें घट रही हैं। अगर आप पहले देखेंगे, मैं अपने अपने कुछ ईयर्स ऑफ ग्रोइंग अप भी देखूं, मैं चंडीगढ़ के अंदर जाता था, कुछ एक बुक शॉप बहुत जबरदस्त लगती थी। आज वो बुक शॉप कम, स्टेशनरी शॉप्स ज्यादा हो गई। बुक्स कम कर दी है उन्होंने, बुक्स वो हो गया, बिकॉज लोग बुक्स पढ़ ही नहीं रहे। अब जिनको थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक है, वो सोचते हैं किंडल के अंदर पढ़ लेंगे, वो सब पढ़ लेंगे। बट इफ यू रियली अंडरस्टैंड, यार नॉलेज बहुत अवेलेबल है, और वो माइंडसेट आपका बहुत पावरफुली शिफ्ट कर सकता है, इवॉल्व कर सकता है। किया है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से लोगों का, बट वी आर नॉट यूजिंग इट फॉर आवरसेल्व्स। ओके, अब लास्ट एक एक कॉन्सेप्ट है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। बहुत सिंपल टर्म्स में मैं समझाऊंगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी या माइंडसेट शिफ्ट कैसे किया जा सकता है। अब अगर एक सर्टन तरीके का माइंडसेट आपका बना हुआ है, जिसके अंदर हो सकता है फियर हो, जिसके अंदर आप रिलेशनशिप फोबिक हो, जिसके अंदर मनी का कॉन्सेप्ट बहुत अलग हो, बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छी चीज या गुड न्यूज या ब्रेकिंग न्यूज ये है, माइंडसेट फिक्स्ड नहीं होता, माइंडसेट इवॉल्विंग है। माइंडसेट आप चेंज कर सकते हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये प्रूव करती है दैट यू कैन क्रिएट न्यू न्यूरल पाथ्स इन योर ब्रेन। इसका मतलब ये है, आज अगर आप हेल्दी होने का एक माइंडसेट बनाना चाहते हैं, और अगर आज आप डिसाइड करते हैं, और अगर आज आप सुबह उठते हैं और सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तो पता क्या होता है आपके माइंड में? क्या होता है, अभी तक वो वाला जो रास्ता है, वो वाला रास्ता अभी है नहीं है, क्योंकि हेल्थ वाला था नहीं, सडनली आपने वो किया। तो जिस दिन आप सुबह उठे ना, वो एक रास्ते का डॉट वहां पे अंकित हो गया। समझ रहे हो? जैसे जंगल में देखा है आपने, जंगल में अगर वैसे जनरली आपको रास्ता नहीं दिखता, बट वहां पर जहां बहुत सारे लोग रेगुलरली चलते रहते हैं, वहां पे आपको एक पगडंडी दिखती रहती है। उसी तरह से ब्रेन में पॉसिबिलिटीज बहुत है, इतना जबरदस्त, इतना पोटेंशियल है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बट आपको वो वाले एरियाज में लाइट जगानी पड़ेगी, उस एरियाज में पगडंडी बनानी पड़ेगी। इसको बहुत सिंपल टर्म से न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। अब उसके लिए आप रोज जो एक्शन ले रहे हैं, रोज जो छोटा छोटा एक्शन ले रहे हैं ना, वो उस रास्ते को स्ट्रॉन्गर बनाता जा रहा है। ओके, जो लोग भी रेगुलरली भी इस कॉल पर भी आ रहे हैं ना, सो समवेयर सम थिंग्स आर गेटिंग क्रिएटेड, योर माइंडसेट शिफ्ट इज हैपनिंग। मे बी कॉन्शियसली आपको नहीं दिख रहा होगा, मे बी आपको उसके टैंजिबल रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होंगे, बट दैट थिंग इज हैपनिंग। अगर आप रोज एक छोटा सा चेंज भी अपनी जिंदगी के अंदर लाते हैं, बहुत छोटा, बहुत माइन्यूट चेंज भी लाते हैं, जैसे कि ग्रैटिट्यूड राइटिंग होता है। ओके, ग्रैटिट्यूड राइटिंग इतना पावरफुल, इतने सारे लोग ग्रैटिट्यूड क्यों बोलते हैं, क्यों लिखना चाहिए, क्यों होना चाहिए? बिकॉज समवेयर एक बहुत स्ट्रांग माइंडसेट जो डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, बहुत सारे लोगों को हो रहा है। बिकॉज हमारे 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 शरीर, हमारे माइंड के अंदर पता है क्या है, हमारे हमको मोर चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और हमारे को ये वाला जो माइंडसेट है ना, हमारे को ये रियलाइज करा रहा है कि अरे यार, तूने कुछ भी नहीं किया यार जिंदगी के अंदर, तूने कुछ भी नहीं किया यार।
और ये एक बहुत ही गलत माइंडसेट डेवलप कर रहा है। ये एंजाइटीज बिल्ड करता है, ये फोमो बिल्ड करता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है अरे मेरे पास ये नहीं है, अरे मैं ये नहीं कर रहा, किसी का फेसबुक पे पोस्ट देखते हो, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे वो देखते हो, अरे ये तो यहाँ पे मजे कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो आपको अपनी लाइफ कम लगती है, लिमिटेड लगती है। अब जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हो, ये बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, हाथ से लिखनी है, टाइप नहीं करनी है। कई लोग बड़े टेक्स्ट हैवी हैं, वो आजकल ऐसा वॉइस नोट पे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करके मेरे को दिखाते भेजते, फिर मैं बोलता हूँ अरे भाई कुछ चीजें एवोल्यूशन बेस्ड है। हाथ से जब आप कोई चीज लिखते हो, हाथ की जो ये मसल, ये जो नर्व एंडिंग्स है ना, ये कनेक्टेड हैं बहुत क्लोजली, बहुत पावरफुली आपके साथ, हार्ट के साथ कनेक्टेड है। कभी भी ऐसे करके देखना, ऐसे करके देखना, इतने सारे प्रैक्टिकल वो है। तो हाथ से जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हो, लिखते हो कि क्या क्या चीजें आपके लिए काम करी, ये बहुत पावरफुली एक और पाथवे क्रिएट करता है आपके माइंड के अंदर, एक बहुत पॉजिटिव पाथवे क्रिएट करता है, बहुत पॉजिटिवली माइंडसेट इंप्रूव करता है आप। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे तरीके हैं जिससे आप न्यूरोप्लास्टिसिटी या फिर माइंडसेट को चेंज कर सकते हो या माइंडसेट शिफ्ट कर सकते हो। बिकॉज आज हर इंसान को कहीं ना कहीं अपना थॉट प्रोसेस इंप्रूव करने को, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। बिकॉज बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, हर जगह नेगेटिविटी है। और कहीं ना कहीं हमको भी नहीं पता हमारी सोच नकारात्मक कैसे हो जाती है, हमारी सोच मतलब हम भागते क्यों रहते हैं। हमको लगता है कि अच्छा ये भी होना चाहिए, अच्छा ये होना चाहिए, अच्छा ये होना चाहिए। हमको लगता है कि अरे एक ये भी एक माइंडसेट है बाय द वे, कि हम ये चीज करेंगे ना तो ये हो जाएगा, ये चीज करेंगे ना ये हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। तो इफ यू रियलाइज दिस इज नॉट समथिंग गुड, राइट। एंजाइटी बिल्डअप हो रही है, कई लोग, कई डॉक्टर्स अब नॉर्मल एलोपैथी के अंदर नॉर्मल बोलने लगे, अरे इतना इतना तो नॉर्मल है यार। बीपी होना मतलब, बीपी तो बीमारी मानते ही नहीं है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल, छोटा मोटा ब्लड प्रेशर 0.5 mg हर एक के घर में क्या कहते हैं, कुछ जो टिपिकल बीपी की मेडिसिन है वो चल रही है। बीपी का मतलब क्या है? नॉर्मल से हायर ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होना चाहिए? ब्लड प्रेशर हाई क्यों होना चाहिए, लो क्यों होना चाहिए? मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ आपके माइंडसेट के अंदर है ज्यादा, राइट। आपके जिस तरह से आप बॉडी कंडक्ट कर रहे हो उसके अंदर भी होगी, गारंटेड उसमें भी होगी। बट बहुत सारी चीजें आपके साथ, माइंड के साथ भी लिंक्ड है। फिजिकली कई बहुत परफेक्ट होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, बट वो सोच सोच के, माइंडसेट इतना इतना प्रॉब्लमेटिक होता है ना, सोच सोच के इशू क्रिएट कर देते हैं। इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, इतना ज्यादा वो होते हैं, फिजिकली देखने में बड़े सही लगेंगे, उनके टेस्ट भी कराओगे ना, नॉर्मल बॉडी टेस्ट वगैरह कराओगे, सब बड़े बढ़िया पैरामीटर्स के अंदर आएंगे। बट उनके थिंकिंग इतना ज्यादा गड़बड़ होती है, माइंडसेट इतना ज्यादा गड़बड़ होती है, छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर लेंगे, बहुत सारा वो कर लेंगे और अपने आप को इश्यूज क्रिएट करेंगे। सो ये थोड़ा सा आज माइंडसेट पे था, थॉट प्रोसेस पे था, सोच पे था, क्या क्या आप, क्या क्या इश्यूज ये क्रिएट कर सकता है और किस तरह से आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। किसी के कोई भी किसी भी तरह के सवाल, क्वेश्चंस, क्वेरी, छोटे बड़े कुछ भी हैं तो पूछ सकते हैं। नहीं है तो आपकी मर्जी है। आप कई लोग हो सकता है आज फास्टिंग पे भी हो तो थक गए हो बेचारे। सो अगेन द आइडिया इज, आज का पॉइंट या पर्सपेक्टिव ये था, यू यू फर्स्ट अंडरस्टैंड योर माइंडसेट। बिकॉज जो आपका माइंडसेट है, इवेंचुअली दैट इज व्हाट यू विल गेट इन योर लाइफ। ओके। सोच बहुत पावरफुल इम्पैक्ट करती है। क्या आपको सोच, वो सोच रखनी है कि जो आपको हमेशा भगाते दौड़ाते रहे, वो सोच रखनी है कि जो आपको हर वक्त एंजाइटी बिल्ड करते रहे, वो सोच रखनी है कि आपको हर एक की नजरों में अच्छा होना चाहिए, वो सोच रखे। कोई भी इस तरह का वो है तो पहला सवाल हमारे को अब ये कौन पूछ रहा है पता नहीं, नाम ऋतु शर्मा है, हो सकता है पल्लवी शर्मा पूछ रही हो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन था। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया तो काफी कुछ रिलेटेबल था, इसमें ऐसे कि ओवर थिंकिंग कैसे स्टॉप करें। ऐसे कुछ भी होते हैं हमारे साथ इंसिडेंट, तो छोटी सी बात को हम अपने माइंड में इन्फ्लेट करते हैं, बल्कि सामने वाले का माइंड में वो बहुत ही इग्नोरेबल चीज होती है, हम उसका बहुत ना माइन्यूट माइन्यूट उसका एस्पेक्ट को
तो एनालाइज करते इसका मतलब तो ये है, इसका ऐसे क्यों बोला, तो कभी कभी वो ओवर एनालाइज हो जाता है हम्म, एंड रिक्वायर्ड नहीं होती है एनर्जी। तो एक फर्स्ट एस्पेक्ट ये है, कि सब कभी कभी हम वर्ड्स को बहुत लिटरली लेते हैं एंड एक बैरिगेशन आ जाता है, ठीक हम्म, है। तो फिर एक जब बैरिगेशन आता है तो उसका प्री कंसीव जजमेंट माइंड में होता है। तो ओवर मतलब दो ही क्वेश्चन है, एक तो ओवर थिंकिंग और ना एक ओवर एनालाइजिंग हो जाता है। हम्म, तो ये क्यों है और इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, कि हम्म। मतलब क्या किया जाए इसके लिए। देखो क्योंकि तुम वैसे मेरे से बात करती हो तो इसलिए बता रहा हूँ, इन जनरल फॉर अदर्स ऑल्सो। फर्स्ट इज अपना समझना कि हाँ यार, ओवर अच्छी चीज ये है तुम्हारे साथ पल्लवी, ये है कि यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज समथिंग विच यू नीड टू इम्प्रूव अपॉन। ओके। अब जब कोई चीज समझ है, मतलब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट समझ है कि ये अगर मेरे को समझ है, मतलब रोज हम घर से बाहर निकलते हैं, घर के बाहर में एक खड्डा है, खड्डे में उसमें पानी होता है और उसमें कीचड़ होता है, और हमें पता है इसमें कीचड़ में नहीं जाना है। चलो एक दिन किस दिन गलती से गिर गए और देखा कपड़े वपड़े खराब हो गए, वो सब हो गया। अब ये कोई समझदारी नहीं है कि रोज ही जाकर उसी कीचड़ में गिर रहे हैं, वो रोज ही जाकर उसमें बोल रहे हैं और रोज उस कीचड़ को बोल रहे हैं अरे यार ये गड्ढा क्यों है, अरे कोई गड्ढा क्यों नहीं भरता, साइड से निकल। राइट। तो एक है रियलाइजेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव। सेकंड इज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट दैट इट इज पार्ट ऑफ यू। कई बार हम कई चीजें जो हम नहीं चाहते या जो जो चीज जो हमारे अंदर होती है, हम उसको ना अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एक्सेप्ट करो, ये आपका पार्ट है। ओके। थर्ड इज लुक एट हाउ यू कैन वर्क ऑन इट डेली इन स्मॉल 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 स्टेप्स। ओके। और वो बहुत सारे स्मॉल स्टेप्स हो सकते हैं पल्लवी। जैसे हमने बोला है ना कि हमने इतनी बारी बात करी है कि ओके, आज हम ये 1 महीना 3 महीना या 6 महीना हम इन एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे या इन चीजों पे काम करेंगे ना। तो इशू इज, मजेदार चीज क्या है ना, दिमाग की, दिमाग बड़ी जबरदस्त चीज है। दिमाग जब आपका बेवकूफ बनाना चाहता है ना, तो वो आपको डाइवर्ट करेगा, क्योंकि उसे लगेगा अरे ये तो इस चीज पे काम कर रहा है, ये मेरी मेरी इतनी प्यारी चीज है, इस चीज को छूट जाएगी वो। तो इट विल ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू। वो इधर उधर ले जाने की कोशिश करेगा, बट इधर उधर नहीं जाना आपने। आपने अपनी चीजों पे स्टिक करना है। आपने बोलना है हाँ मुझे ये मेरी, मान लो यू रियलाइज 10 माइंडसेट इश्यूज इन यू, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे 10 नहीं है तुम्हारे अंदर, बट मैं कह रहा हूँ कि 10 माइंडसेट इश्यूज रियलाइज करते हो। उसमें से ये पूछो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन से इश्यूज क्रिएट करे, लेट्स से 3 इश्यूज क्रिएट करो। बाकी 7 को साइड पे रखो अभी के लिए, उन 3 पर काम करना शुरू। बिकॉज जब वो 3 सॉल्व होने लगते हैं ना, वो 7 बाकी के माइल्ड हो जाएंगे अपने आप। वो 3 कोर पे हमको काम करना है, और 3 कोर पर जो काम करने के हमारे एक्शन स्टेप्स हैं, जो एक्शनेबल्स हैं, उनकी ग्रिप नहीं छोड़नी कभी भी, कुछ मर्जी हो जाए। डिस्ट्रैक्शंस आएंगी लाइफ के अंदर, चीजें होंगी, इश्यूज आएंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं होगा, मतलब अपने हिसाब से, वो कहते हैं ना मनचाहा हर वक्त नहीं होगा, आइडियल सिचुएशन कभी नहीं आएगी। राइट। दिल्ली में भी मौसम बदल जाएगा, अभी तुम गुड़गांव में हो तो वहां पे फॉग भी आएगा, ये भी होगा वो भी होगा, सब होगा। पर अपने आप को डिट्रैक्ट नहीं करना, अपनी जो जो चीजें हमने बात करी है वो चीजों पे कंटिन्यूअसली काम करते रहो, एंड यू विल बी सरप्राइज। तुम सरप्राइज हो जाओगी कि कैसे तुमने अपने पे काम किया और आजू बाजू के लोग बदल गए। जादू होगा, जादू। फिर मैं बता रहा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, जब अपने पे काम किया ना उन्होंने, जो जो पहले इरिटेट करते थे ना, इरिटेटिंग बातें करते थे, सडनली तुम देखोगी उनकी बातें बदल गई हैं यार। तुम बोलोगे यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, पहले तो हर चीज में नुक्ताचीनी होती थी। ये एक्चुअली होता है द डे यू स्टार्ट चेंजिंग इनसाइड आउट। आपने अपने पे काम करना शुरू किया, अपनी चीजें इंप्रूव होने लगी, आपको देखेगा यार वो। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, योर रिएक्शन टू सर्टन सिचुएशन, योर रिएक्शन टू सर्टन थिंग्स विल स्टार्ट, मतलब वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाए, माइन्यूट, मतलब वो फर्क नहीं होगा। अभी क्या है, एग्रावेट हो जाते हैं, अभी क्या है, इंस्टिगेट हो जाते हैं, बिकॉज और वही है कि सिचुएशंस बाहर, लोग बाहर, उनको कंट्रोल करना, मतलब ये नहीं चाहिए मेरे को जिंदगी में, ये सिचुएशन नहीं चाहिए, वो बहुत फुलिश वे है ऑफ कंडक्टिंग योर लाइफ है। द बेस्ट वे इज टू वर्क ऑन योरसेल्फ, अपनी चीजों पे सिस्टमैटिकली 1 2 3 4, अच्छा ये काम किया, मैंने अपने आप को इंप्रूव कर लिया, मैं इस लेवल पे चलेगी, मैं इस लेवल पे, मैं इस थ्रेशोल्ड पे चलेगी। मम्मी की वो बात देखो, पहले मेरे को इतनी सी बात चुभती थी, अभी देखो इतना बोल दिया, अभी भी नहीं चुभ रही। ये अपनी एस्पिरेशन होनी चाहिए। ऑफिस में ऐसा हो रहा है, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा,
पहले पहले मेरे को ये भी बुरा लगता था, और एक सोसाइटी के भैया ने आज नमस्ते नहीं बोली, वो चीज इफेक्ट करती, कुछ भी इफेक्ट कर सकता है। और एक हाँ। टाइम के बाद कुछ भी इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। ठीक है यार, किसी ने बोला नहीं बोला, ठीक है यार, सब लोग अपनी अपनी जर्नी पे है ना बेचारे, वो भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो भी तो कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं ना। उनको, आपको नहीं पता वो क्या चीज गो थ्रू कर रहे हैं, हमको तो अपने नजरिए से सब चीज दिखती है। सो स्टार्ट वर्किंग, जो भी चीजें हमने डिस्कस करी है इन पर्सन, उन चीजों पे काम करना शुरू करो, एंड दीज थिंग्स विल जस्ट डाई डाउन। मतलब तुम्हें भी लगेगा कि अरे यार ये भी कोई सर एक और प्रॉब्लम। चीज होती है कि मुझको पिंच बहुत जल्दी कर जाता है, कुछ भी बात हो ना, तो फिर वो रिवॉल्व तो करते हैं एंड रिस्पॉन्ड वाला रिएक्शन नहीं रहता मेरा, रिएक्शन वाला वो रहता है, वो ठीक है बोला लेट ना, गो। देखो देखो, मैंने आज भी डिस्कशन में बोला, तुमको स्पेसिफिकली भी बोला है, देर आर सर्टन थिंग्स इन लाइफ विच हैपन टू यू, हम उसको छोड़ते नहीं है, पकड़ के रखते हैं, उसकी वजह से हम एक अपना सिस्टम बना लेते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बना लेते हैं, उसको ईगो भी बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। तो वो जब हो जाती है, वो इमेज को जब कोई हिट करता है, बिकॉज हम इमेज, हर एक यहाँ पे जो भी है ना, सबने अपनी अपनी इमेज बना रखी है। ओके, कोई हाइपर सेंसिटिव है अपनी इमेज को लेके, और कोई चिल्ड आउट है, ठीक है यार किसी ने कुछ बोल दिया। अब जैसे मैं नोवल जैसे बंदा, नोवल नोवल है, नोवल एक ऐसा इंसान है जो रिएक्ट बहुत ज्यादा जल्दी शायद नहीं करेगा। और मैं बोलूंगा अरे अरे तुम्हारा मूछ तो ठीक से भी नहीं आया, अरे अभी तो तुम बच्चे ही हो, यही चीज मैं किसी और को बोल दूं, राइट, वो बोल अरे ऐसा कैसे बोल दिया भैया, नहीं नहीं भैया मैं बहुत समझदार हूं, ये है वो है, नोवल बोलेगा हाँ 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 भैया वो। तो हर एक कोई इमेज बनाता है, हर एक कोई उसके लिए एक अलग अलग लेवल पर अटैच्ड होता है और उसके लिए सेंसिटिव होता है। हमको ये ओवर सेंसिटिविटी खत्म करनी, और इस ओवर सेंसिटिविटी को खत्म करने का सिंपल तरीका वही है, इनवर्ड जर्नी। और इनवर्ड जर्नी तभी कर पाओगे जब आपके पास एनर्जी बहुत है। आप अगर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हटाओगे तब इनवर्ड जर्नी जा पाओगे, अदरवाइज आप पल्लवी विपश्यना गए हो, विपश्यना जैसी चीज का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एनर्जी बचाओगे नहीं और वो इनवर्ड जर्नी में यूज नहीं करोगे। आज हम इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बाहर इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो बहुत ही ज्यादा है, बट बाहर भी हर छोटी छोटी चीज में कॉन्फ्लिक्ट है। जगह टाइम कहाँ बचा है हमारे पास, एनर्जी कहाँ बची वो इनवर्ड जर्नी के लिए। अगर इनवर्ड जर्नी के लिए एनर्जी बचा पा रहे हैं ना हम, उससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। और उसको समझना जरूरी है, और उसके लिए छोटी छोटी चीजें करें ना। पहले शरीर को ठीक करना है हमारे को, अगर ओवरवेट है हम, जो कि पहले तुम थी, अभी नहीं मुझे पता। अब ओवरवेट को जब हम रिड्यूस करेंगे, हमारी हमारी बॉडी की एनर्जी बेचारी उस वेट को मैनेज करने में ही जा रहा है ना इतना कुछ, उसको रिड्यूस करेंगे तो एनर्जी वहां पे कंजर्व होगी। बहस नहीं करने की जरूरत किसी से, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ टोक दिया, एक होता है एक्सटर्नल बहस, उसको आंसर करने लग गए, एक होता है इंटरनल चलती है जो, जब ये धीरे धीरे चीजें लेट गो करोगे ना, तो आपके पास इंपॉर्टेंट चीजों के लिए एनर्जी बचेगी। अदरवाइज लगे रहना जिंदगी भर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिंदगी भर लगे रहते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने में, और क्या फर्क पड़ता है यार, किसको फर्क पड़ता है, किसको सुनना है किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, किसी को नहीं सुनना। वो आप अपना अपना पोटेंशियल खराब कर रहे हो, अपना जो शायद आप कुछ कर सकते हो जिंदगी में वो खराब कर रहे हो। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। हाँ नोल भैया, क्या सवाल है? सर जैसे कि आपने अपने बताया कि अपने जर्नी के बारे में बताया और हैबिट्स के बारे में बताया। अभी आपने लास्ट में बताया न्यूरोप्लास्टिक का की हैबिट्स कुछ मैंने कई सारे ब्रेक थ्रू किए अपने हैबिट्स में कुछ एक्शंस पे। मेरे को पता है कि ये एक्शन करता हूँ, ये एक्शन कर सकता हूँ, ये मेरे से हो जाते हैं क्योंकि मैंने ब्रेक थ्रू किए हुए हैं। लेकिन कुछ समय से छूटने के बाद अब फिर से वो एक्शन चालू कर रहा हूँ, तो पता नहीं वो एक्शन फिर से क्यों नहीं हो रहा है। बार बार बोल रहा है मेरा माइंड कि नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या है वो। ओके, देखो, एक चीज जो आपने सालों से करी है, राइट, अननोइंगली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, एक तरीके का एक आपने पैटर्न डेवलप किया हुआ अपना। अब कोई भी चीज नहीं करने चले हो, अब हमको क्या होता है ना, हम बन जाते हैं रॉक स्टार अगर हमारे से हफ्ता 10 दिन कोई चीज होने लग जाए। हमको लगता है अरे भाई सॉल्व हो गया हमारा, अरे नहीं हुआ बेटा। आपको आपको ये समझना है, हमारा पूरा ब्रेन, हमारी पूरी बॉडी, हमारा थॉट प्रोसेस, माइंडसेट पूरा साइक्लिक है, राइट। पूरे साइकिल्स कंप्लीट करने हैं। पूरे साइकिल्स का मतलब क्या है, अलग अलग लेवल के साइकिल होते हैं। एक हमारा वीकली साइकिल होता है, एक फोर्टनाइटली साइकिल होता है। फोर्टनाइटली साइकिल क्यों होता है, बिकॉज फोर्टनाइट के अंदर चंद्रमा जो है, चंद्रमा पूरा हीरो से जीरो हो जाता है, यानी फुल मून से जीरो हो जाता है, और जीरो से फिर वापस हीरो होता है, राइट। सो कुछ एक साइकिल्स हमें समझनी है। अगर ये साइकिल नहीं भी समझ आती, पॉइंट ये है हमको निरंतर लगे रहना है।
कुछ जो हमारे बॉडी के सेल हैं 28 दिन में बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके, तो अगर आप अपने आप को जैसे कुछ इन्वायरमेंट में रखो और वहां की हवा अगर लो, जो पाइन नीडल्स होते हैं ना, एक पेड़ होता है, पाइन पाइन ट्री होता है, उसकी जो हवा होती है, उसका जो पोलन होता है, अगर हमारे फेफड़ों में जाता है ना वो, तो हमारे फेफड़े इतने पावरफुली रिजुविनेट हो जाते हैं। बट फेफड़ों के सेल की भी लाइफ है ना एक, तो वहां पे कम से कम आपको लगातार 2.5-3 महीने रहना है, तो वो पूरे का पूरा चेंज हो जाएगा। अब कुछ लोग हैं जो 2 दिन के लिए जाते हैं, 3 दिन के लिए जाते हैं, उनको फायदा मिलता है, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं मिलता, बट वो उतना पूरा फायदा नहीं है। उसी तरह से 28 दिन से लेकर 7 साल लगते हैं। 7 साल हमारे जो कोर सेल्स ऑफ ब्रेन के जो सबसे गूढ़ सेल होते हैं ना, वो 7 साल में बदलते हैं। राइट, तो आपको नहीं पता कौन सी चीज कितना टाइम लेगी, बट आपको निरंतर लगे रहना है। और अच्छी चीज क्या है, जो मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी का लॉजिक बताया, आप एक दिन भी चले ना, तो वो रास्ते में थोड़ा सा इंपैक्ट आ गया, वो रास्ता बन गया थोड़ा सा। 10 दिन चले, थोड़ा और बन चुका है। 500 दिन चले तो वो बन चुका है। अब बीच में कभी छूटता भी है तो ये मत सोचो कि वो सडनली सडनली वो रास्ता, वो जैसे जंगल में भी होता है ना, रास्ता बना हुआ है जो अचानक से बंद नहीं हो जाता वो रास्ता। अगर वो कंटिन्यूस नॉन यूज होगा, उस पर कोई चल नहीं रहा है, उसको कोई यूज नहीं कर रहा है, धीरे 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 पत्ते गिरेंगे, फिर थोड़ी सी शाखाएं आ जाएंगी, फिर मिट्टी विट्टी आ जाएगी, फिर ढकता है वो, ये याद रखना। ओके, तो इस चीज को पॉजिटिवली भी ले सकते हैं और नेगेटिवली भी ले सकते हैं। पॉजिटिवली इस तरह से लेना है कि लगे रहेंगे, अगर हमने किसी चीज पे काम करी है और कोई रास्ता यार जो हमने, जिसको हमने सीमेंटेड कर दिया, हाईवे बनाया हुआ है, वो हाईवे तो बार बार बुलाएगा ना, वो हाईवे आसान लगेगा चलने में। आज आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो, 2 रास्ते दिख रहे हैं, एक रास्ते पे आपको टाइल टाइल वाला रास्ता दिख रहा है, और एक रास्ता दिख रहा है थोड़ी दूर दिख रहा है, उसके आगे नहीं पता आपको, उसके आगे आपको रास्ता भी नहीं दिख रहा है। तो आपका माइंड बाय डिफॉल्ट आपको टाइल वाले रास्ते पे लेके जाएगा, आपको बोले बेटा यही यही रास्ता सही है, बट नहीं। नया रास्ता जो है, नई जगह जो है, वो बहुत सारे आपको पुश करना पड़ेगा माइंड वो। अब मैंने भी बहुत सारी चीजें, ये थोड़ी ना है मेरे को, मतलब डे वन में मैंने 2015 से मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ, कुछ चीजें मैं 2012 से कर रहा हूँ यार। आज 12 साल हो गए कुछ चीजों को मेरे को करते, कुछ चीजों को 9 साल हो गए, इसलिए मैं बड़ा, लोगों को लगता होगा नहीं यार आपके लिए पॉसिबल है, अरे मेरे लिए भी आसान नहीं था यार। सालों की मेहनत करी है, सालों से मैं लगा रहा हूं, तब ये रास्ते बड़े क्लियर हुए। तब ये रास्तों में चलना मेरे लिए एफर्ट नहीं है, एफर्ट है आज भी, उतना एफर्ट नहीं है जितना शायद आप लोगों के लिए होता है। राइट, सो लगे रहो, एफर्ट करते रहो। दूसरा रास्ता हमेशा, बिकॉज उसमें सालों चले हो यार आप, 10 12 15 16 साल चले हो, ये रास्ता नया है, इस पे चलना शुरू करो। इस पे भी थोड़ा सा जब वो होगा, पहले पगडंडी बनेगी, फिर धीरे धीरे रास्ता चौड़ा होगा, फिर इस पे टाइलें लगेंगी, फिर मजा आएगा, ऐसे मजा, फिर बोलोगे अरे, फिर तुम दूसरों को बताओगे अरे मस्त होता है यार ये रास्ता, चलना चाहिए, शुरू में मैं भी हुआ था, ये हुआ था, वैसा हुआ था। ठीक है ना? यस सर। डन है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आई होप कुछ चीजें क्लियर हुई हो। स्वीटी कुछ पूछना चाह रही है, चल स्वीटी पूछ लेते, नहीं तो तू डांटेगी मुझे। हाँ स्वीटी बोलो। थैंक यू सर, आज की जो पूरी स्टोरी थी काफी रिलेटेबल थी, कि जैसे मैं भी गांव से फिर शिफ्ट शिफ्ट हुई तो कैसे मेरा माइंड सेट वो हुआ, तो ये बहुत मतलब मेरे को समझ आई। और डिटैचमेंट वाली जो बात है वो काफी चीजें समझ में आई कि कहीं पे ऐसी चीजें ऐसा लगता है कि मैं डिटैच हूँ सबसे, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है जहां मेरे को मैं पकड़ के रखती हूँ, तो वो वाली चीजें समझ में आई। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने ग्रेटिट्यूड वाली बात बोली, और हम सुनते भी हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं कहीं ना कहीं रील्स वगैरह में ना, तो बहुत पावरफुल तो ये होता है। ग्रेटिट्यूड करती हूँ सोने से पहले और जगने के बाद। बट आपने जो बोला ना कि लिखना, वो लिखती भी थी बट अभी नहीं लिख रही हूँ मैं। बट वो एक वे, क्या एक कैसा सेंटेंस होना चाहिए या किस वे में हमें लिखना चाहिए जो ज्यादा मतलब सही वे हो? देखो क्योंकि ऐसे तो बहुत सिंपल रखते हैं इसको। सिंपल मतलब कि जब भी ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो, पहले तो लिखना इसलिए क्योंकि लिखना, और कई लोग कोई शॉर्टकट में शॉर्टकट बना लेते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं सोच लिया आप, मैंने ग्रैटिट्यूड दे दिया, अरे बैठे 2 मिनट में ग्रैटिट्यूड हो गया। निकाल लो थोड़ा बहुत, 6 7 मिनट निकाल लो। जब आप लिखते हो उसको, तो आपको जो भी चीजों के लिए जेन्युइनली ग्रेटफुल हो, कई कई लोग ना उसको विजुअलाइजेशन एक्टिविटी भी बना लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। ग्रैटिट्यूड बिल्कुल अलग है। ग्रैटिट्यूड के अंदर जो आपके पास है और जिसके लिए सही में आप ग्रेटफुल है, राइट, पहली चीज मतलब आप पूरे, मतलब शरीर आपका सही से ऑपरेट कर रहा है, उसके लिए ग्रेटफुल होना। फिर आपकी जिंदगी में कुछ लोग हो सकते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होना। तो ऐसे आप 10 12 15 चीजों की लिस्ट बना लो,
राइट, और वो लिख लो उनको कि आई एम थैंक यू सो मच गॉड फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस, थैंक यू सो मच कि आज मैं ये चीजें कर पा रही हूं, आज मैं ये कर रही हूं, राइट। तो आप इंपॉर्टेंट क्या है ना, किस तरह से लिखना वो इंपॉर्टेंट नहीं, कई जगह पर बताते हैं किस तरह से लिखना है, ठीक है, वो एक एक तरीका टेक्निक होती है, बट उससे कहीं ज्यादा जरूरी फील है, और उन्हीं चीजों के बारे में लिखना जिनके लिए सही में आप ग्रेटफुल महसूस करते हो। बहुत सारे लोगों को जब मैं बोलता हूं ना कि अरे आप सुबह उठे, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, तो उस वक्त ना कॉन्शियस माइंड में तो बोलते हैं, वो बोलते हाँ 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 मैं ग्रेटफुल, बट उनको ना एक्चुअल में नहीं पता है कि कितनी जबरदस्त चीज है कि आप रात को सोए और सुबह उठ गए। पॉइंट समझ रहे हो? बिकॉज पौने मतलब 2,75,000 लोग पूरी दुनिया के अंदर नॉर्मल लोग सोते हैं रात को, अगली सुबह नहीं उठते, और हर बंदे को मतलब जो जिसकी एक एक इंसान की डेथ होती है उनके आसपास 4 लोग क्लोज होते हैं, राइट, उनको भी वो बहुत इंपैक्ट करती है वो एक सिंगल डेथ। अब ये सोचो यार, आप उठे, आप सोए, अगले दिन उठ गए, और आपके जो 4-5 लोग जो इंपॉर्टेंट है जिंदगी के अंदर वो भी उठ गए, वो कितनी जबरदस्त चीज है अगर दिल से मानो तो। ऑटोमेटिकली ये एक 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 जो फील है ना, ये फील इंपॉर्टेंट है। ये फील लेकर अगर आप 4 चीजों के बारे में भी लिखो, 8 चीजों के बारे में भी लिखो ना, ये चीज आपकी सोच बदलेगी, ये चीज आपके दिमाग में आपको ग्रेटफुल होना सिखाएगी। अंग्रेजों में ना, अंग्रेजों के बच्चों को ना कुछ चीजें बड़ी पावरफुल सिखाते हैं, उसके अंदर थैंक यू बोलना है। अपने इंडियंस नहीं इतनी जल्दी थैंक यू बोलते, मतलब हमको तो ये लगता है ना, अरे हमने ये किया, बाहर हर चीज में थैंक यू बोलते हैं, और वो मीन करते हैं, मतलब मीन मतलब दिल से बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड उनके नेचर के अंदर, ग्रैटिट्यूड उनके कल्चर के अंदर है। मेरे को जब जिस दिन से ये चीज स्ट्राइक करी है ना, मैं हर जगह पर मतलब लोगों को लगता होगा अरे दिखावे के लिए कर रहा है, बट वेटर भी आकर मुझे कोई सर्व करता है ना, और अच्छे से सर्व करता है, बड़ी अच्छे से करता है ना, मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ, उसके जनरली उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलता हूँ अरे थैंक यू सो मच यार, और वो दिल से। उसको अच्छा फील कराना मेरा गोल नहीं है, मेरे को बड़ा अच्छा फील होता है यार, अरे थैंक यू सो मच, अरे थैंक यू, मेरे लिए कोई छोटी सी चीज भी करे, छोटा सा कोई भी वो करे, मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ और दिल से करता हूँ। तो मेरा ग्रैटिट्यूड मैंने डे के प्रोसेस के अंदर भी डाला। एक है आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करो, अच्छी चीज है, बट आप डे के प्रोसेस के अंदर भी उस चीज को डाल लो, ठीक है ना? समझ गई स्वीटी जी? ओके, फ्रीज हो गई है वो। तो थैंक यू वेरी मच, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एंजॉय योर वीक, नवरात्रों के अच्छे से फास्ट रखो, सही सोच के साथ रखो, अच्छे थैंक यू। से डिटॉक्स करो, और मिलेंगे अगले हफ्ते फिर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक सी यू, यू। बाय बाय, टेक थैंक ओके। यू केयर, सर। बाय बाय। गम तो मुझको होगा, मैं रो लूंगा, दिल तो मेरा टूटेगा, समझ लूंगा, पर अपने अंदर रखो ना कुछ भी, बात कर लूंगा, जो होता है सो हो जाए, हाँ झगड़ लूंगा, ओ पर हिम्मत ना कभी भी हारूंगा, मैं लड़ लूंगा।